हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष शेयर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। शुरू करते हैं। अभी का जो मौसम है ना, जो वेट वेदर होता है, वेट वार्म मॉइस्ट, ये हेयर फॉल के लिए बहुत ही कंडक्टिव वेदर है। बहुत अभी हेयर फॉल के जो पेशेंट्स हैं इन दिनों बढ़ जाते हैं नॉर्मली हम लोगों के पास। और अभी तो एक बिल्कुल ही नया पैटर्न दिख रहा है जो हेयर फॉल के पेशेंट्स आ रहे हैं, जो कि कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। इसका हालांकि कारण जो है वो वेदर से लिंक नहीं है, आई थिंक, और डिफरेंट कारण है। इसके हम लोग चर्चा करेंगे इस बात को लेके, क्योंकि अभी जो पेशेंट आ रहे, कल ही एक पेशेंट आया था, बहुत ही यंग एज का, ही वॉज जस्ट 19 ईयर ओल्ड। मतलब 21 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल के जो लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, और सीवियर हेयर फॉल के साथ। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल बाद या अभी उनको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। नॉर्मली इस एज में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज अगर आप 25 की एज में हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली एक और हेयर ट्रांसप्लांट आपको 10 साल के बाद ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको हेयर अच्छा रखना है तो। वैसे तो नहीं, तो फिर तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट मोस्टली जो हेयर फॉल के पेशेंट होते हैं और जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराते हैं वो फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं। तो उनको अक्सर मैंने देखा है, जो 25, 26, 24 के एज में आते हैं, उनको दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ता है। और इस एज में, इतने कम एज में इतना सीवियर हेयर फॉल होना, ये बहुत ही मतलब कि ये बताता है कि कितना ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज है, कितना डाइटरी चेंज है, कितने स्ट्रेस में लोग रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज जो हम टॉपिक लेंगे, आज का जो डिस्कशन होगा वो हेयर फॉल पे ही होगा। तो हेयर फॉल होना, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कहते किसको, कब आप जानेंगे कि मेरा हेयर फॉल जो है वो इस कैटेगरी में आ गया है कि अब मुझे डॉक्टर से मिलना है। बिकॉज ज़्यादातर लोग तो डिले करके आते हैं, क्योंकि उनको मतलब पहले तो बहुत सारे होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करेंगे या फिर कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन लेंगे, और बहुत लोगों को पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि हेयर फॉल होता क्या है और कब उनको एग्जैक्टली मिलना है। देखिए, नॉर्मली जो हमारा हेयर है अप टू 100 हेयर्स, मतलब 100 हेयर कि क्लोज वाला जो रेंज है वो थोड़ा थोड़ा पैथोलॉजिकल कंडीशन में आ जाएगा, बट नॉर्मली 50 टू 100 हेयर्स का फॉल होना ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। 20, 30, 40 बाल तो आपके नॉर्मली वैसे भी गिरते रहते हैं, और ये एक प्रोसेस है जिसमें नए बाल आते भी रहते हैं। तो उस कैटेगरी को हम एक्चुअली मेडिकली इल नहीं कह सकते, या ऐसा कैटेगरी नहीं कह सकते जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अप टू 100 जो हेयर्स है, मैं फॉलिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, हेयर्स की बात करूँ, अप टू 100 हेयर्स का गिरना ये मान के चलिए कि नॉर्मल है। क्योंकि कंडीशन और शरीर की बनावट, शरीर में होने वाले बदलाव, वातावरण में बदलाव, डाइटरी हैबिट, स्ट्रेस, और इन सब को मिला के ये जो गिरने का रेंज है ये बदलता रहता है। हो सकता है 20 हो सकता है 60 हो सकता है 80 हो, बट टिल 100 हम लोग इसको फिजियोलॉजिकल मानते हैं कि ये शरीर में बदलाव के चलते हो रहा है। इसको पैथोलॉजिकल यानी कि बीमारी के क्लासिफिकेशन में हम लोग नहीं रखते, उस क्लास में नहीं रखते हैं। और तब तक अप टिल 100 हेयर आपका फॉल हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको मेडिसिन की या डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका ऐसा लग रहा है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत हैवी हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, कम एज में हेयर थिनिंग हो रही है। आप जब बिस्तर से उठते हैं तो काफ़ी सारे बाल गिर जाते हैं, जब आप कॉम करते हैं तो काफ़ी सारे गिर जाते हैं, शैम्पू करते टाइम बहुत ज़्यादा हेयर गिर रहे हैं, तो देन यू कंसिडर कि हाँ, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हेयर फॉल के जो पैटर्न है या टाइप है वो बहुत टाइप के हो सकते हैं। ये एक तो मेल हेयर टाइप ऑफ पैटर्न होता है, मेल हेयर बाल्डनेस जिसको बोलते हैं, मेल टाइप ऑफ पैटर्न, जो कि नॉर्मली जो सामने वाला रीजन है वहाँ से झड़ता है बाल, और साइड से भी झड़ता है थोड़ा सा। एक जो फीमेल हेयर पैटर्न ऑफ बाल्डनेस होता है उसमें सेंट्रल एरिया जो होता है, जो बीच वाला एरिया होता है, सीधे आगे से पीछे की ओर, उसमें बाल झड़ता भी है, पिक्चर डाल देंगे उसकी। और उसके अलावा एक और पैटर्न होता है जिसको हम लोग कई बार पैचेस में भी हेयर निकल जाते हैं, जैसे कि पूरा पैच ही एक साथ निकल गया, 20, 30, 40 बाल एक पार्टिकुलर प्लेस से निकल गया, वो भी एक पैटर्न होता है। कई बार हम लोग, जो फीमेल्स अक्सर अपने बालों को तो बांधती है तो काफ़ी टाइट बांधती है, तो उसके चलते जो पैटर्न डेवलप होता है हेयर फॉल का उसमें होता है ट्रैक्शन पैटर्न, और भी कई सारे पैटर्न हैं। तो ये कुछ पैटर्न हैं जिस पैटर्न में बाल झड़ते हैं। इसके अलावा तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि एक तो हमने डिस्कस किया अभी
कि हेयर फॉल कहते किसको है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये किस टाइप के पैटर्न के होते हैं, तीसरा क्या कारण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ यानी कि कारण क्या क्या है जिससे हमारा हेयर फॉल हो रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है हेयर फॉल का अभी तक जो देखा गया है वो है हेरिडिटरी, मतलब जो आपके एंसेस्टर हैं, आपके पूर्वजों का अगर बाल गिरने का रहा है हिस्ट्री, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके भी बाल गिरेंगे और दैट रियली बिकम डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं उसको हम लोग, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है स्टॉप करना। पूरी कोशिश, बहुत सारे इसमें हम लोग रेमेडीज़ या ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना इट्स बिट डिफ़िकल्ट। उस केस में हम मोस्टली जो कुछ दिन बाद हम लोग को हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर करना ही पड़ता है, इतना सारा ट्रीटमेंट करके बावजूद मोस्टली केसेस में। दूसरा एक कारण होता है हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल उसको चेंजेस नहीं, उसको बोल सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन हमारे बैलेंस में नहीं है, अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो हेयर फॉल काफ़ी सीवियर कई केसेस में देखा गया है। जैसे कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारा हार्मोन का चेंज हो जाता है, या चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत देखा गया है फीमेल्स में हेयर फॉल। उसके अलावा जो जब फीमेल मीनोपॉज में जाती हैं, यानी कि जब उनकी रजोवृत्ति होती है, यानी कि जब उनको बच्चे जो पैदा करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो रही होती है, उसको मीनोपॉज बोलते हैं हम लोग। तो मीनोपॉज के बाद भी काफ़ी सीवियर हेयर फॉल देखा गया है। इसके अलावा जब वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में होती है तब भी थायराइड का प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है, मेल में भी होता ही है। अगर थायराइड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि कम भी बहुत ज़्यादा थायराइड हो रहा है तब भी, और बहुत ज़्यादा थायराइड बढ़ा हुआ है तब भी, दोनों केस में जो है वो हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखा गया है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजी में यूज होने वाले जो जैसे ब्लड थिनिंग का जो मेडिसिन होता है उसके चलते भी हेयर फॉल होता है। कई बार हम लोग बीपी कम करने की बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, उसके वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स होते हैं या उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बोलते हैं, ये दवाइयाँ होती हैं। कई बार स्ट्रेस के कंडीशन में जब हमारा न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट कर रहा होता है, बहुत सारी बीमारियाँ स्ट्रेस वाली वो जो होती हैं उसके कंडीशन, उसमें जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उसके वजह से भी कई बार हम लोग को हेयर फॉल का कंडीशन देखना पड़ता है। इसके अलावा कई बार हमारी जो खुद का जो शरीर है, उसकी जो इम्यूनिटी है, मतलब रोग प्रतिरोधी जो क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर होती है, वही कई बार अगर हमारे हेयर्स को पहचान ना पाए, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं उसको, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी कई बार हमारे पास हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसमें खास तरह का पैच जैसा पूरा बाल ही निकल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया एरेटा। इसके अलावा कई बार कुछ बीमारी ऐसी हो जिसमें इंसान अपना बाल खींचता है काफ़ी ज़्यादा, उस कंडीशन में हेयर फॉल नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जैसे कि कैंसर की अगर कोई मेडिसिन चल रही हो या कीमो चल रहा हो, कीमोथेरेपी हो रही पोस्ट सर्जरी, अगर सर्जरी के बाद कई बार अगर कैंसर काफ़ी फैला रहता है तो हम लोग को कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। उस कंडीशन में भी सीवियर हेयर फॉल देखा होगा आपने आसपास, जो पेशेंट आपको अगर कहीं होंगे तो आपको पता होगा ये चीज़। या कई बार जो रेडिएशन थेरेपी होती है कीमो के बाद, मतलब सर्जरी के अलावा कई बार अगर कीमो नहीं है तो हम लोग को आरटी करना पड़ता है, यानी कि रेडिएशन थेरेपी कैंसर सर्जरी के बाद देना पड़ता है। उस कंडीशन में भी सीवियर हेयर फॉल देखा गया है। इसके अलावा कई बार बहुत सारा स्ट्रेसफुल इवेंट हमारे लाइफ में चलता रहता है। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा कारण है हेयर फॉल होने का। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा सप्लीमेंट है, यानी हमारा डाइट ही प्रॉपर नहीं है। डाइट में हमारा प्रोटीन की कमी है, बहुत सारा विटामिन, जैसे विटामिन B12 हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी है, इसके वजह से भी हेयर फॉल देखा गया है। तो ये सब कारण हैं जिससे हेयर फॉल होता है। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, आप केयर करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हेयर फॉल है, आप जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखिए कि अच्छे क्वालिटी का नहीं है या नहीं। अगर उसके चलते हेयर फॉल हो रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से मिलें और अच्छे क्वालिटी का जो शैम्पू है या कंडीशनर है वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आप सिगरेट पीते हैं तो काफ़ी चांसेस रहते हैं हेयर फॉल के। सिगरेट से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, कैंसर से लेके और भी बहुत सारी। तो सिगरेट का जो हैबिट है ये अच्छा नहीं है हेयर्स के लिए। ये अल्कोहल कंजम्पशन फीमेल्स बहुत आजकल करती हैं मेट्रोज़ में, तो उसके वजह से भी हेयर फॉल काफ़ी देखा गया है पेशेंट्स में। और थर्ड चीज़ है कि आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस करने की या तो ये मेडिटेशन और योगा करिए, बिकॉज स्ट्रेस रिडक्शन के चलते हार्मोन
का जो सिक्रेशन है बहुत ही अक्सर बैलेंस में रहता है। अगर आप योगा या मेडिटेशन करते हैं तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस कम रहता है। एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं बताना भूल गया आपको, वो है ओवेरियन सिस्ट। फीमेल में अक्सर ओवेरियन सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, वो बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल होने का। और एक और पॉइंट है डाइट। अब अपना डाइट प्रॉपर रखिए, अगर डाइट प्रॉपर है तो आपका हेयर फॉल कम होगा नॉर्मली। ट्रीटमेंट में 2 तरह का ट्रीटमेंट हम लोग ऑफ़र कर सकते हैं इस कंडीशन में। एक तो मेडिकेशन या थेरेपी, दूसरा सर्जिकल। तो सर्जिकल तो लास्ट ऑप्शन है। जो ट्रीटमेंट में है तो ओवर द काउंटर भी मिनॉक्सिडिल मिलता है, बट मेरा ये मानना है कि आप मिनॉक्सिडिल जब भी यूज़ करें तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से करें, बिकॉज हर कंडीशन के लिए अलग अलग डोजेज़ होते हैं। तो आप अगर कई बार बहुत ज़्यादा 10% मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं और अचानक से छोड़ देते हैं, फिर बहुत सीवियर हेयर फॉल होता है। उसका छोड़ने का भी एक तरीका होता है, कैसे उसको वीन ऑफ करते हैं, किस तरह से उसको टेपर करके फिर धीरे धीरे छोड़ा जाता है, वो भी एक प्रोटोकॉल है। तो डॉक्टर से मिलके अगर मिनॉक्सिडिल यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो ओवर द काउंटर बहुत लोग मैंने देखा इस्तेमाल करते हैं खुद से ही, और उसका कोई तरीका नहीं होता यूज़ करने का, जैसे मन वैसे यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। फिनेस्ट्राइड है, ड्यूटेस्ट्राइड है, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं इसके अलावा जो मोस्ट रिकमेंडेड थेरेपीज़ जो हम लोग करते हैं वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि PRP बोलते हैं उसको। आप ज़्यादातर लोगों ने जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो भी दिखाया होगा, डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा PRP ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट, थोड़ा और उसका एडवांस फॉर्म है, उसको भी हम लोग कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। वो भी बहुत कई केसेस में काफ़ी कारगर साबित होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, उसको बोलते हैं लो लाइट लेज़र, जो लेज़र का इस्तेमाल करते हैं हेयर ग्रोथ कराने के लिए, वो भी कई बार बहुत काम आता है हम लोगों के। और इसके बाद अगर ये सब चीज़ फेल हो जाए तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है सर्जरी। तो मैं नहीं चाहता कि यंग लोग सर्जरी कराएं एटलीस्ट 25-24 के एज में, क्योंकि उस एज में सर्जरी कराने पर होता है कि आपको 35-36 तक जाते एक और सर्जरी की जरूरत पड़ जाए। बिकॉज जो ट्रांसप्लांट हेयर हम लोग करते हैं वो तो नहीं गिरते हैं, बट एक्चुअली जहाँ भी ट्रांसप्लांट हेयर हम लोग करते हैं, हेयर का ट्रांसप्लांट जिस एरिया में, ऐसा नहीं वहाँ बिल्कुल बालनेस होता है, बिल्कुल ही बाल नहीं होता। कुछ बाल आपके नेचुरली उस जगह होते हैं, बट होता है कि बाय द टाइम जो हमने ट्रांसप्लांट किया हेयर वो तो नहीं गिरते, लेकिन आपका जो नेचुरली पहले से हेयर है वो तो गिरता ही रहता है। तो कई बार पेशेंट आके बोलता है कि सर आपने जो बाल लगाया था वो तो गिर गए। एक्चुअली वो बाल नहीं गिरे, जो आपके पहले से बाल थे वहाँ पे वो गिर गए, बिकॉज जो एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हुआ वो जल्दी गिरता नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि 10 साल या 8 साल बाद जो आपके नेचुरल हेयर पहले से उस जगह पे थे वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो आपको फिर जो डेंसिटी होती है जो क्राउन एरिया की वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, तो फिर आपको सेकेंड आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो बेस्ट वे ये है कि अर्ली स्टेज में जैसे आपको लगेगा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो किसी भी डर्मेट से या किसी मैक्सिलोफेशियल से मिलके एक बार कंसल्ट करिए। मुझे लगता है कि शायद ऐसा करने के बाद हो सकता है कि शायद एक बार हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े। थैंक यू।